आप सब हमारे ई सीरीज क्लियर योर डाउट्स अबाउट कोविड लाइव चैट विद एक्सपर्ट के 5वें सत्र में आज आज जो हमारा 5th सेशन है उसमें आप आए हैं। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आप जैसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का जो हमारा सत्र का टॉपिक है वो है कोविड-19 एंड इंडिया एफर्ट्स, जहां पर हम कोविड-19 के दौरान जो 1.5 ईयर, जो 1.5 साल में जो भारत में जो एफर्ट्स हुए हैं मिटिगेशन को लेकर, इसके प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर आपके सम्मुख रखने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा 4 जून को स्टार्ट हुआ था और हमने 4 जून से ये ई सीरीज स्टार्ट की और आज उसी सीरीज का 5वां सेशन है, जहां पर हम आज अपने क्लोजिंग उसमें एक सेशन में हैं, जहां पर हम अपने पूरे 4 सत्रों में क्या क्या हुए हैं उस पे हम आपको एक छोटा सा ग्लिम्स भी देंगे। साथ में हम इंडिया एफर्ट्स जो है उसको डिटेल में आपके साथ रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हीरा हैं, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर सुभाष हीरा हमारी पूरी सीरीज में उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और वो आपको एक ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव आज कोविड-19 का जो अभी करंट सिनेरियो में है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में बहुत ही वेल नोन फेस एंड एमिनेंट स्पीकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन आईसीसीआर के डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी हमारे साथ आज अभी थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, जिन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही हमारे साथ आज एक बहुत ही आप सब जिन्हें जानते हैं दीदी माँ के नाम से, जो फाउंडर हैं प्रेम शक्ति पीठ की और वात्सल्य ग्राम की, परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी आज हमारे साथ होंगी इस प्रोग्राम में, जो हमें जिनका आशीर्वचन हमें आज सुनने को मिलेगा। मैं ये भी अपने सभी प्रतिभागियों को जो जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस पूरे ई सीरीज के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर है, जिन्होंने शुरू से हमारे इस पूरे प्रोग्राम को उनका जो मीडिया आउटरीच है उसके साथ जोड़ के रखा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम के जो जो फाइंडिंग्स थे, जो ऑब्जर्वेशंस थे, वो जानने को मिले। मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में एज एकेडमिक पार्टनर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और झारखंड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट इस प्रोग्राम में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। साथ में इस प्रोग्राम के पार्टनर के रूप में नागरिक फाउंडेशन, एसडीजी चौपाल, जिनका बहुत हमें सहयोग मिला है, जनलोक कल्याण परिषद झारखंड से हैं जो स्वयंसेवी संस्था है, सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इस प्रोग्राम को ले जाने में हमारी मदद की है। ऐसे ही सद्भावना ग्रामीण विकास संस्थान उत्तर प्रदेश से हैं, जो जो ईस्टर्न यूपी के पूरे वॉलेंट्री सेक्टर्स में एक अच्छा उनका रिप्रेजेंटेशन है। साथ में नलनी फाउंडेशन हमारे साथ जुड़े हैं जो बिहार से हैं और जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बिहार में अपनी संस्थाओं के साथ ले जाने में, जमीनी स्तर पर ले जाने में हमारी काफी मदद की है। मैं आज जो नए दर्शक जुड़े हैं, वैसे तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बताना चाहूंगा आईएसआरएन के बारे में। इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क जो संस्थाओं का नेटवर्क है, जिसके साथ देश भर में 800 से ज्यादा संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हम सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर आगे चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आईएसआरएन इज वर्किंग मेजरली इन 3 एरियाज लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मॉडल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। And under the umbrella of capacity building, we are organizing this online e-series, Clear Your Doubts About COVID, Live Chat with Expert, जिसका एम है, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया उस समय सेकेंड वेव से कंट्री जो है वो जूझ रही थी। बहुत सारे लोग को बहुत सारे डाउट्स थे, जो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण जो र्यूमर्स, मिसकंसेप्शन, मिथ्स जो चारों तरफ फैले हुए थे, उनसे लोगों को सही जानकारी नहीं मिल रही थी और लोग एक्सप्लोर कर रहे थे सही जानकारी को पाने के लिए। उस समय हम सभी साथियों ने ये मिलकर अपने सहयोगी संस्थानों का ये सुझाव आया और ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकें, एक्सपर्ट्स आके अपनी बात कर सकें। तो वो जो बातें हुई हैं वो अभी आगे
आपको सुनने को मिलेंगी, वो भी हम उसका संक्षिप्त आज यहाँ पर समरी एक ब्रीफ भी रखेंगे आपके सामने। और हम सब जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते हुए थर्ड वेव से कैसे बचें या आने वाले समय में कोविड से कैसे सुरक्षा की जाए, उस पर जानकारी हम सब ने दी है। आपको ये भी मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी तक इस प्रोग्राम से पिछले 1.5 मंथ में 30,000 से ज्यादा लोग सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, और काफी अच्छा इसमें हम लोगों को देखने को मिला है। लोगों के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, और इन्हीं को आधार मानकर आगे की भी हम योजना बना रहे हैं कि ये जो सीरीज है, ये जो सत्र का सिलसिला है, ये जो नॉलेज एक्सचेंज का जो कार्यक्रम है, ये चलता रहे। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर, ISRN की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं ये सारे कंटेंट्स, और जो भी अभी तक एक्सपर्ट्स ने आके यहाँ पे बात की है वो सब आपको देखने को वहां पर मिल सकती है। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो ये कंटेंट और ये जो शेयरिंग है उसका पर्पस है कि हम कैसे जो जो सही राय है, जो कंसल्टेशन है, उसको सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचा सके। मैं आपको इस पूरे जो सत्र, जो सीरीज के 4 सत्र हो चुके हैं, उनके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए और उसका जो ऑब्जर्वेशंस फाइंडिंग्स रही हैं उनको शेयर करने के लिए मेरी कलीग डॉक्टर दीक्षा यादव, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल हैं और वो ISRN को वॉलंटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं इस पूरे इस सीरीज में, और उनका जो काम है वो बहुत ही एक्सलेंट रहा है, और उन्होंने अपनी स्टडी के साथ साथ हमें ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डॉक्टर दीक्षा यादव को इनवाइट करूंगा कि वो आए और हमारे जो ई सीरीज का जो ग्लिम्स ऑफ ई सीरीज है वो हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताएं। डॉक्टर दीक्षा यादव, ओवर टू यू। Thank you, sir. Good evening, everyone. I'm Dr. Diksha Yadav, and today I'll be showing you a glimpse of the e-series, Clear Your Doubts About COVID, live chat with experts organized by ISRN. This e-series had 4 sessions with eminent panelists from all over India, encompassing varied important aspects of the COVID pandemic that has gripped the nation. I will be discussing in brief the topics discussed and the key takeaways from each session, as well as the impact of the series. Session 1 of the series covered COVID-19 transmission at home. Home isolation guidelines for COVID patients were discussed. Major takeaways were that अगर आपको कोविड है तो आप घर पे आइसोलेट कर सकते हैं if you're asymptomatic, या फिर आपको माइल्ड सिम्टम्स है with no shortness of breath. लेकिन घर पे आइसोलेट करते हुए आपको अपने आप को मॉनिटर करना है आपके फीवर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल को। कोई भी डेंजर साइन आने पे आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जैसे कि छाती में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फेस, या ऑक्सीजन का 94% से कम हो जाना। होम आइसोलेट करते हुए कोविड पेशेंट्स के लिए जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी डिस्कस किए गए। वो इस प्रकार हैं: पेशेंट को एक अलग रूम में आइसोलेट करना है और अपना निजी सामान किसी से शेयर नहीं करना है। मास्क पहनना और रेगुलर हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है, और घर से बाहर किसी भी कारण ना जाएं unless it is to go to the hospital. Most importantly, अच्छे से रेस्ट करें और पानी पीते रहें। Some issues were highlighted by our panelists. Dr. Subhash Hira emphasized on disinfection, जिससे घर के दरवाजे से कोविड अंदर ना आए। उन्होंने वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करने का तरीका बताया, जिसमें आप सब्जियों को 20 मिनट तक पानी में 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के रख सकते हैं। उन्होंने कोविड में सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय प्रिकॉशंस लेने पे एम्फसाइज किया। बेहतर होगा कि कोविड में सेक्स ना करें, और अगर करें तो मास्क पहने और ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करें। डॉक्टर आनंद पंजेरे ने थर्ड वेव की प्रिपरेशन पे जोर दिया। उन्होंने बताया कि अगर हमें अगली वेव से बचना है तो ये जरूरी है कि हम लॉकडाउन खुलने पे ढील ना करें, हैंड वॉश करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ना भूलें। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी ने कोविड में प्रेगनेंसी की बात की। शी टोल्ड अस दैट प्रेगनेंसी में कोविड इन्फेक्शन होने पे अगर आप लास्ट टाइम में हैं तो हॉस्पिटल में एडमिशन लेना बेहतर रहेगा। बच्चे को कोविड होने के चांसेस नहीं है, लेकिन प्री टर्म बर्थ का खतरा रहता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। सेशन 2 में कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड प्रिपेयरनेस फॉर द थर्ड वेव वाज डिस्कस्ड। इस सेशन में कोविड-19 वैक्सीन के काफी सारे रूमर्स को एड्रेस किया गया।
I will discuss briefly the rumors and the facts. कुछ लोगों का मानना है कि कोविड वैक्सीन अनसेफ है, लेकिन जो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं वो सब सेफ्टी ट्रायल्स को क्लियर करके हुई हैं और उनके सिवियर साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर हैं। रूमर ये भी है कि इंडियन वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इंडियन वैक्सीन स्टडीज में 90% से ज्यादा असरदार पाई गई है। महिलाओं में डर है कि वैक्सीन से उनकी फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा, लेकिन वैक्सीन का चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। आपको वैक्सीन से कोविड-19 होने के चांसेस नहीं है। वैक्सीन जो डायबिटिक्स हैं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं उनके लिए भी सेफ है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद एक फॉल्स सिक्योरिटी आ जाती है, जैसे कि आप कोविड से सेफ हैं इमीडिएटली, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी वैक्सीनेशन होने के 2 से 4 हफ्ते बाद ही आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसके बाद भी आपको मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना फॉलो करना है। इस सेशन में डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी ने वैक्सीनेशन की टाइमिंग की बात की। उन्होंने बताया कि कोविड से रिकवर करने के 3 महीने बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच में 12 हफ्ते यानी 3 महीने का समय रखना आइडियल है। डॉक्टर दीप्ति डोंगकांकर जी ने कोविड में ब्रेस्ट फीडिंग की बात की। उन्होंने माँ को कोविड इन्फेक्शन होने पर भी ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखने को बोला। अगर माँ की तबीयत दूध पिलाने लायक नहीं है तो वो मिल्क एक्सप्रेस करके कटोरी चम्मच से बच्चे को पिला सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनेक्टर जी ने बताया कि थर्ड वेव में बच्चों के इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन उनमें डिजीज अडल्ट के कंपैरिजन में माइल्ड होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क नहीं पहनाना। सेशन 3 में इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन लंग्स एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू डिजीजेस की बात हुई। इस सेशन में कोविड में ब्रीदिंग कंफर्ट और ऑक्सीजन बढ़ाने के अलग अलग तरीकों की बात हुई। प्रोनिंग एक ऐसा मेडिकली एक्सेप्टेड तरीका है। पेशेंट अपने पेट के बल लेट सकता है 30 मिनट से 2 घंटे तक। उसके बाद वो अपनी बाई करवट पे, फिर सिटिंग अप और फिर दाई करवट पे लेट सकता है। इसमें पोजीशन चेंज करते रहना बहुत जरूरी है। इमर्जिंग डिजीजेस में ब्लैक फंगस पे फोकस किया गया। ये फंगस नॉर्मली हवा में पाया जाता है और इनहेल करके बॉडी में आता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों में डिजीज करता है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि डायबिटिक्स या आईसीयू पेशेंट। इसमें पेशेंट को ब्लड विजन, दांत में दर्द, फेस के एक साइड पे पेन, चेस्ट पेन, रनी नोज जैसे सिम्टम हो सकते हैं और ये सिम्टम आने पे अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। ब्लैक फंगस से बचने के लिए ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स के डूज और डोंट्स भी डिस्कस किए गए। जरूरी है कि आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, शुगर को कंट्रोल में रखें, स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक्स खुद से ना लें और ह्यूमिडिफायर्स में साफ पानी का इस्तेमाल करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। इस सेशन में डॉक्टर विजय कापसे ने कोविड के लंग्स पे इम्पैक्ट को डिस्कस किया और बताया कि कोविड के लंग कॉम्प्लिकेशंस 3 से 6 महीने तक रह सकते हैं। पेशेंट को सूखी खांसी और सांस चढ़ने की दिक्कत होगी। कोविड के बाद ऐसे सिम्टम होने पे अपने डॉक्टर से सलाह लें। मिसेस स्मिता अग्रवाल ने योगा के कोविड में बेनिफिट्स को बताया। योगा लिम्फ फ्लो में हेल्प करता है, स्ट्रेस कम करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लंग्स को स्ट्रेंथन करता है और लंग कैपेसिटी बढ़ाता है। उन्होंने लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आसनास और प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। डॉक्टर रवि गौड़ ने ब्लैक फंगस पे फोकस किया। उन्होंने सेकेंड वेव में ब्लैक फंगस केसेस होने के कारण बताए, जैसे कि कोविड से इम्यूनिटी का कम होना, लोगों का बिना प्रिस्क्रिप्शन स्टेरॉइड्स लेना, शुगर लेवल का बढ़ना और ह्यूमिडिफायर में गंदा पानी इस्तेमाल होना। सेशन 4 कवर्ड मेंटल हेल्थ एंड कोपिंग विद कोविड। कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन में स्ट्रेस को मैनेज करने के इस सेशन में काफी तरीके बताए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसलिए इसे अवॉइड करें और रिलायबल सोर्सेज से ही जानकारी लें। अपने दोस्तों और परिवार वालों से कनेक्टेड रहें। लॉकडाउन में एक रूटीन बनाकर रखें। रेगुलर स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन का इस्तेमाल करें और सेंसिटिव ग्रुप्स जैसे कि चिल्ड्रन या बड़े बूढ़े, उनका खास ध्यान रखें। इस सेशन में हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर नरेंद्र किंगर ने एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक बताई। इसमें आपको फोकस करना है अपने सराउंडिंग में ऑन 5 थिंग्स जो आप देख सकते हैं, 4 जो आप महसूस कर सकते हैं, 3 जो आप सुन सकते हैं, 2 जो आप स्मेल कर सकते हैं एंड सो ऑन, सो दैट यू रिमेन इन द प्रेजेंट।
डॉक्टर शिवांगी पवार ने हमें बताया कि लॉन्ग कोविड होने के बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया होना कॉमन है, इसलिए ऐसा कोई भी डाउट होने से अपने साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करें। डॉक्टर नितिन अग्रवाल ने कोविड में आयुर्वेदा के रोल के बारे में बताया। He told about the importance of spices such as ginger, tulsi, long pepper, black pepper in improving immunity. उन्होंने ये भी बताया कि हर्ब से हमें कोविड के बाद जो लो एनर्जी लेवल्स हैं, हम उन्हें बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। तो किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से ही आप सही मात्रा में सही दवाई प्रिस्क्राइब करके ले सकते हैं। प्रोफेसर एस.एल. कुमार ने कोविड में स्पिरिचुअलिटी की बात करते हुए बताया कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज नॉट अंडर एनीवन्स कंट्रोल and we should understand the non-permanent nature of each experience. ISRN का ये प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया। व्यूअर्स ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और Q&A सेशंस में अपने डाउट्स लाइव चैट द्वारा क्लियर किए। हमारे सभी सेशंस में लगभग 10,000 व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इस पहल को सराहा। इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोविड पैंडेमिक के दौरान लोगों के डाउट्स और रूमर्स को एड्रेस कर पाए and we covered wide-ranging topics from home isolation to mental health during pandemic. Now I would invite Dr. Subhash Hira, Professor of Global Health, University of Washington, to talk about the efforts of the country and the best practices seen during the second wave. Thank you, Dr. Diksha Yadav. डॉक्टर हीरा, मैं 1 मिनट आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हमारे साथ आज के कार्यक्रम के की स्पीकर डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ आज के कार्यक्रम की जो हमें जिनका आशीर्वचन सुनने को मिलेगा, दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी भी जुड़ चुकी हैं। दीदी माँ, आपको भी चरण स्पर्श मैं प्रणाम करता हूँ। आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। Yeah, Dr. Subhash Hira, now you can continue, please. Thank you, संतोष जी। हमारे नमस्कार विनय जी के और हमारी आदरणीय दीदी माँ साध्वी जी को भी हमारा नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों यहाँ पर हैं, जबकि हम एक दूसरी सीरीज जो है वेबिनार्स की कोविड पर हम लगभग पूरी कर रहे हैं आज। ये हम कोविड जो ग्लोबली अभी विश्व में सारा कोविड का देख रहे हैं और सब फॉलो कर रहे हैं, और कुछ तो इस तरह फॉलो हो रहा है जो अभी न्यूज़ मीडिया में दीक्षा जी ने बताया कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से काफ़ी एंजाइटी ग्लोबली काफ़ी बढ़ी हुई है। तो ये जो पैंडेमिक जो शुरू हुआ वो तो मार्च 2020 में डिक्लेयर हुआ था बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद सब देशों ने उसको इमीडिएटली फॉलो किया। पर उससे 3 महीने पहले दिसंबर 2019 में कंबोडिया और ताइवान 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने सब फ्लाइट्स चाइना से आने की बंद कर दी थी, और उन देशों का अभी हाल ऐसा है 18 महीने के बाद कि उन देशों में कोविड और मास्क इतना कॉमन उन्होंने पहना है कि वहाँ पर सिर्फ 30 या 40 केसेस उन देशों में कोविड के हुए हैं रादर। और उसका मतलब यह है कि ये लोग उस पूरे एपिडेमिक और को कंट्रोल कर पाए हैं, उसको प्रिवेंट कर पाए हैं अपने देशों में। छोटे राज्य हैं, छोटे मुल्क हैं, पर उसी तरह से ही एक एग्जाम्पल है कि मास्क पहनना और इस तरह से टोटल शटडाउन जो हमारी भारत की लीडरशिप ने बहुत राइटली मार्च के बिगिनिंग में, जैसे मिड मार्च में जैसे ही ये पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ, उसके तुरंत बाद देयर वाज अ नेशनल लॉकडाउन इन इंडिया। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट मूव इन इन्फेक्शियस डिजीज पेंडेमिक्स। सारे आप विश्व के एक्सपीरियंस देख लीजिए, 300-400 साल के, जहाँ अलग अलग तरह के पेंडेमिक्स हुए हैं, और जहाँ भी पेंडेमिक्स हुए हैं उसका पहला जो स्टेप आया है वो स्टेप हमेशा ये रहा है कि बैरियर करिए क्रिएट इमीडिएटली ताकि ये स्प्रेड ना हो। और उसका एक इतना फ़ायदा हुआ हमारे भारत को। अगर आप देखिए कि उसी समय यूनाइटेड स्टेट्स में और इटली में, ब्राज़ील में और भारत में सब केसेस होने ही लगे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा केसेस तो यूनाइटेड स्टेट्स में हुए, क्योंकि परेशानी ये थी कि
पॉलिसी लेवल और लीडरशिप में क्लैरिटी नहीं थी कि मास्क पहनना है या नहीं पहनना है। न वेदर लीडरशिप भी पहनेंगे और लोगों को भी कहेंगे, वैसी वो हो नहीं पाई बात, समय से नहीं हो पाई और शटडाउन नहीं हुए। उसी तरह से इटली, जहाँ पर कि बहुत सारी फैशन इंडस्ट्री चाइना के साथ रिलेटेड है, उनको बहुत बड़ा पेंडेमिक आ गया। अमेरिका का आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस, लगभग 3.5 करोड़ केसेस हैव हैपेंड इन द यूएस, और उसमें से लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उस सामने भारत, जो कि अमेरिका की पॉपुलेशन में 4 गुना बड़ा है, उसमें काफ़ी कम मात्रा में इन्फेक्शंस भी हुए हैं और काफ़ी कम मात्रा में डेथ्स भी हुई है। भारत का डेथ का फिगर इस समय 4 लाख है, जो कि 4 गुना ज़्यादा अमेरिका से पॉपुलेशन है। हम 138 करोड़ लोग हैं, अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है। और उसमें भी अगर इस तरह का एक डेवलपिंग कंट्री में इस तरह का अगर फायदा रहा हो, ये एज कम्पेयर टू अमेरिका, आप उसी तरह से ब्राज़ील का देखिए, बहुत सारे ज़्यादा इन्फेक्शंस हुए और बहुत सारे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। ब्राज़ील की डेथ रेट, इतना छोटा कंट्री है, सिर्फ 21 करोड़ लोग हैं उस देश में, ब्राज़ील में, और उसमें 5 लाख लोगों की अभी तक कोविड से मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक कंपैरिजन सिस्टम इवॉल्व हुआ है ग्लोबली, कि जहां पर लीडरशिप का एक्शन बहुत पॉजिटिव और फास्ट रहा। ये स्पीड का मामला था। और विनय जी, मैं आपको और आपके माध्यम से सारे ISRN के जो जो श्रोता हैं उनको बताना चाहता हूं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या लोग कहें क्या माने, पर ये तो बहुत फिगर्स कोई ऐसे नहीं है कि हम ना माने कि भारत ने काफ़ी क्विकली एक्ट किया कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, और काफ़ी यूरोप के कंट्रीज तो अभी भी शट डाउन में हैं। सो आई थिंक उसको उसके आगे बढ़कर फिर जब वेव 1 आया, तो वेव 1 का ये रहा कि भारत के शटडाउन के बाद हम काफ़ी रैपिडली अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस पे चले गए। हम अपनी तरफ से जो जो रिस्ट्रिक्शन रखने ज़रूरी थे वो रखे, वाइल और जगहों पर भी एक दूसरे से सारा वर्ल्ड सीख रहा था। और उसमें वेव 1 में भी काफ़ी कम मात्रा में नुकसान हुआ, परेशानियां हुई, माइग्रेंट्स का केयर हुआ, लोगों को सेफली घर पहुंचाया गया, डिस्टेंस किए गए, और मास्क वगैरह को काफ़ी पॉपुलराइज किया गया। दवाइयाँ और हॉस्पिटल्स कितने बन गए कि आप देखिए कि 60 लाख लोगों का जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स हुए उस वेव 1 में। और उसी में ही थोड़े से लगभग उस समय वेव 1 में लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद ये जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े जनवरी 2021 में, तो वैक्सीन तैयार होने लगी। और जैसे ही वहाँ पर अमेरिकन फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन तैयार हुई, तो उसके हिसाब से आप देखिए कि चाइना का इतना इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है। इवन मैं WHO के सब पैनल्स पे लास्ट 18 मंथ्स में मेरे लाइफ के 25% टाइम WHO जिनीवा की मीटिंग्स में गए हैं। यहाँ बैठे बैठे हम कनेक्ट करते रहे कि कौन सी पैनल में क्या हो रहा है, कहाँ वैक्सीन बन रही है, कहाँ ट्रांसमिशन बंद हो रहे हैं। और कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम भारत एज ए नेशन किसी भी तरह से कहीं पिछड़ा हुआ हो, ऐसा कभी हमें लगा नहीं। ऑन द कॉन्ट्री, हमें लगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर हमारी लीडरशिप और हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ा और समय से बढ़ा। पेंडेमिक्स तो एक नेचुरल डिजास्टर है, वो होते रहेंगे और आते भी रहेंगे और पास में आए भी हैं। तो जैसे ही हमारी लोकल वैक्सीन भी तैयार हुई हैं, तो अब 33 करोड़ लोग तो ऑलरेडी भारत में वैक्सीनेटेड हैं। और अगर आप US से कंपेयर करें तो US की कंपैरिजन में कुछ स्टेट्स में 40%
ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है और कुछ में 70%। सबसे ज्यादा वैक्सीनेटेड एक छोटा कंट्री है इजराइल, जो कि बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित भी है और बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस्ड भी है, और उन्होंने अपने 95% एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो भी थैंक उसके डॉक्टर जी, हीरा, हाँ जी, टाइम कम है, हम लोग जी आगे जी, इस पे बात करने वाले हैं, सो प्लीज श्योर कंक्लूड श्योर एज सुन एज श्योर पॉसिबल। श्योर श्योर। अभी सिर्फ ये है कि जब इतने ये 2 वेव्स पूरे हो गए, वेव 3 के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसे टच नहीं करूंगा। पर जैसे ही ये हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या कौन सी जो पॉइंट्स चैलेंजिंग रहेंगी, वो ये रहेंगी कि हम वैक्सीनेट हो गए पर अब हमें मास्क तो पहनते ही रहना है, हमें वो बैरियर तो करते ही रहना है, हमें किसी लेवल पे जाकर स्कूल्स का ओपनिंग का चैलेंज रहेगा सारे वर्ल्ड को है, और साथ साथ में हेल्थ टेलीमेडिसिन के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, जहां पर ISR ने कुछ व्यवस्थित प्लानिंग की है ताकि हम कहीं पीछे रह न जाएं वेव 3 के आने या पूरे होने तक। तो मैं अब यहाँ पर रुकूंगा। इकोनॉमी वगैरह के बारे में हम आपसे लीडरशिप से सुनेंगे, और मैं यहाँ पर थैंक यू के साथ विदा देता हूँ आपसे। थैंक यू डॉक्टर हीरा। बहुत अच्छा आपने एक ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव हमारे पार्टिसिपेंट्स के प्रतिभागियों के सामने रखा है। मैं आपकी ही बात को थोड़े और आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से 5 मिनट में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें जो आज का टॉपिक है कोविड-19 एंड इंडिया एफर्ट्स, उसमें जो भारत सरकार और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकल फंक्शनरीज हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, वो बहुत सारे अच्छे एफर्ट्स हुए हैं और वो हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने एक रखना चाहेंगे। मैं अपनी कलीग श्रुति से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन प्लीज स्लाइड शेयर पे डालिए। जी सर। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि इंडिया एफर्ट्स की अगर बात करें तो जनवरी फरवरी पिछले वर्ष जब ये हम सब ने कोविड के केसेस सुनने शुरू किए तो काफी देशों से बाहर से पहले केसेस सुनने में आ रहे थे और धीरे धीरे मार्च आते आते तक इंडिया में भी काफी केसेस हमें देखने को मिलने लगे। तो हम सब ने उसमें देखा कि कैसे इमीडिएटली सरकार ने इस पूरे सीरियस इश्यूज को टेकअप किया और एक पैंडेमिक को तो बाद में अनाउंस हुआ, बट उसके पहले ही 22 मार्च को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लॉकडाउन लगा के पहले तो लोगों को ही इन्वॉल्व किया। तो इस पूरे उसमें जो एक सबसे बेस्ट पार्ट रहा है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो सरकार और जो जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उनके बीच में जो संवाद स्थापित हुआ है वो एक्सलेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज जाइए, फर्स्ट स्लाइड पे। तो मैं पूरे अगर एफर्ट्स को 4 भागों में हमने एक तरह से संकलित करने की कोशिश की है, कंपाइल किया है, जिसमें पहले अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को लेकर जो एफर्ट्स हुए हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर हमने इसको 3 तरीके से, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में जो अभी प्रिपरेशन की गई है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा यहाँ पे रखा है जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेंटिलेटर्स हैं वो फर्स्ट फेज से ही प्रोक्योर करने शुरू किए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेंटिलेटर पहले इंडिया में बहुत नहीं बनते थे और 1-2 कंपनीज थी जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी, 100% वो इंपोर्ट होता था। आज इंडिया में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स बन रहे हैं और अभी तक 97,381 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। इसी तरह से मैं बात करूं तो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया पीपी किट और मास्क में है, N95 मास्क में, और 4.5 लाख पीपी सूट्स जो हैं वो डेली बन रहे हैं और हम इसे बाहर दूसरे देशों को दे रहे हैं। इसी तरह से अगर सेकेंड वेव के मेजर अचीवमेंट्स की बात करूं तो पीएम केयर फंड के थ्रू 200 करोड़ जो है वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अलॉट किया गया और साथ ही जल, थल और आकाश जो तीनों हमारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं उनको यूज करते हुए ऑक्सीजन को जहां पर भी जरूरत थी हर सिटी में, हर जगह पे पहुंचाने की कोशिश की गई। और आपको ये भी मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अब तक टोटल ये पिछले 5 महीने के अंदर मोर देन 850 ऑक्सीजन प्लांट्स
जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और वो काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 2084 कोरोना हॉस्पिटल्स बने हैं, 4043 कोरोना हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, 16 लाख आइसोलेशन बेड एस्टैब्लिश हुए, ये पिछले 6 महीने के अंदर ये काम हुए हैं, 93,000 आईसीयू बेड्स इधर सभी हॉस्पिटल्स में बने हैं, मतलब वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल केसेस को लिया जा सके। थर्ड वेव की अगर तैयारी की मैं बात करूं तो उसमें सरकार के थ्रू जो स्केलिंग अप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद फोकस ऑन बेड्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई पे रहा है, और उसमें स्पेशली जो थर्ड वेव में जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसमें आने वाले समय में बच्चों को लेकर खतरा हो सकता है, तो सरकार ने जो ओवरऑल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 50,000 करोड़ फॉर रैम्पिंग ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड स्पेशली ये जो इंटरवेंशंस, ये जो बजट एलोकेट किया गया है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए किया गया है। साथ ही 23,220 करोड़ रुपए जो है वो एडिशनल अलोकेशन विद प्राइमरी फोकस ऑन पीडियाट्रिक सेंटर, जैसे मैं कह रहा था कि बच्चों के हॉस्पिटल्स के लिए किया गया है, जो आने वाले समय में, जिससे कि ये इसको लेके प्रिपेयर, जो डिजास्टर में एक सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो है प्रॉम्प्ट रिस्पांस। तो ये रिस्पांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आने वाले समय में हमें इसके इम्पैक्ट दिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्लिनिकल एंड ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जैसे डॉक्टर हीरा ने भी बताया कि अगर आज तक की हम डेट में बात करें तो जनवरी में ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, और अभी तक ये छोटा नंबर नहीं है। आप सब इसको समझिए कि ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, लेकिन उस सब के बावजूद अभी तक 34 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। साथ ही अगर मैं फिगर्स की बात करूं जो डॉक्टर हीरा भी जिसका जिक्र कर रहे थे, तो करीब 2,95,48,000 लोग रिकवर हुए हैं, और 97% रिकवरी रेट रहा है। ये भी एक अपने आप में एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक बहुत अच्छा एफर्ट्स हम कहेंगे कि हुआ है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसमें जो फर्टिलिटी रेट जो है वो इतना लो जो रहा है, उसमें आयुर्वेदा और योगा का बहुत बड़ा रोल रहा है, और आपने देखा है कि सभी ने पूरे कोविड पीरियड में योगा को बहुत प्रेफरेंस दिया है। सरकार ने भी आयुर्वेद और योगा को बहुत प्रमोट किया, और लोगों ने भी इसको अपने घरेलू नुस्खे में भी, अपने हैबिट्स में जैसा है हमारे डीएनए में, उसको ध्यान में रखकर लोगों ने इसको फॉलो किया है। साथ में कुछ और अचीवमेंट्स की बात करें तो आज कंट्री में कोविड-19 का सेल्फ टेस्टिंग किट है, जिसके थ्रू बहुत मास लेवल पर टेस्टिंग्स हो रही हैं। हमारे यहाँ कई सारे इस 1.5 साल के अंदर कई अचीवमेंट्स हुए, कई ट्रायल्स हुए, जिसमें एक प्लाज्मा थेरेपी एक सक्सेसफुल ट्रायल था। हालांकि बाद में अभी वो बंद कर दिया गया है, लेकिन इस तरह के भी अचीवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंगेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको आपके सम्मुख रखना चाहेंगे कि सरकार ने सारे डॉक्टर्स कम्युनिटी में जो भी डॉक्टर्स थे, वो तीनों लाइक होम्योपैथी, एलोपैथी का, आयुर्वेदा, इन सब का, और साथ में एलाइड सर्विसेज के डॉक्टर्स को, नर्सिंग कॉलेजेस को, इन सब को इन्वॉल्व किया, जिससे कि एक बड़े स्केल पर लोगों को रिलीफ दिया जा सके। आर्म फोर्सेस के 51 आर्म्ड फोर्स हॉस्पिटल्स आज कोविड मिटिगेशंस में रिलीफ में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं आपके साथ कह रहा था, कि सरकार और जो पब्लिक है उनके बीच में जो संवाद और लोगों का मोटिवेशन बनाए रखना, 1.5 साल से जो कोरोना वॉरियर्स जो फील्ड पर डायरेक्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कई सारे स्टेप्स लिए, जिसमें मुख्य रूप से आपने देखा कि उनको ऑनर देने की बात है, या उनको कोरोना वॉरियर्स कह के बुलाने की बात है, और उनके लिए लोगों ने दिए जलाए, उनको ऑनर्स दिए। ये एक अपने आप में लोगों का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट की तरह निकल के आया है। और साथ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के थ्रू सारे जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस अनाउंस्ड किया गया, जो अभी तक कंटिन्यू है। नेक्स्ट प्लीज। एक पूरे उसमें अगर कहें तो इंडिया एज अ की प्लेयर ग्लोबल लेवल पर निकल के आया है, और आत्मनिर्भर भारत मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, उसके थ्रू बहुत सारी चीजें आज हम सेल्फ सफिशिएंट नेशन की तरह आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह हम इंपोर्टर की तरह हमारी आइडेंटिटी थी,
अब आने वाले समय में एज अ एक्सपोर्टर कंट्री इंडिया पहचानी जाएगी, और उसकी शुरुआत भी हुई है ड्यूरिंग द इमरजेंसी इस पैंडेमिक के दौरान। जैसे इंडिया ने 20 मिलियन पीपी किट्स और 40 मिलियन N95 मास्क जो है वो कई कंट्रीज को लाइक यूएस, यूके, सेनेगल, सोल्वेनिया, यूएई ऐसे कंट्रीज को भेजा है। इंडिया ने 50 मिलियन जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन है उसको भी उनकी टैबलेट्स को कई कंट्रीज में भेजने का काम किया। स्पेशली यूएस में एक बड़ी मात्रा में वहां दवाई गई। 2020-21 की अगर बात करें तो वैक्सीन को लेकर काफी काम हुआ, और वैक्सीन बाहर काफी गई। 604 लाख डोज जो है वैक्सीन 676 कंट्रीज में भेजी गई। ये जो एक सारे कंट्रीज को जो वैक्सीन सपोर्ट हुआ उससे एक ग्लोबल इमेज इंडिया की निकल के आई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह से बहुत सारे स्पेशल रिलीफ बेनिफिट्स जो काफी बड़े स्केल पर किए गए, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़ was announced by the government to empower the poor laborer migrants who were adversely affected by the COVID-19। उनके लिए ये रहा। आपने देखा कि जब सेकेंड फेज के पहले जब माइग्रेशन पे बहुत सारा लोग माइग्रेट कर रहे थे मेट्रो सिटी से अपने गांव की तरफ, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई और लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ जो एयरलाइंस है उन्होंने काफी काम किया, और वंदे भारत मिशन के माध्यम से करीब 6.76 मिलियन जो इंडियन पैसेंजर्स थे उनको अपने वहां से जिस कंट्री से वो आना चाहते थे, जहां फंसे थे, उनको लाने का काम किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते थे वो इंडिया उनको इस मिशन वंदे भारत मिशन के तहत लाया गया। साथ ही गवर्नमेंट ने जो सेकेंड वेव में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ दुखद घटना हुई जिसमें बहुत सारे बच्चों के माता पिता नहीं रहे, ऐसे बच्चों को उन्होंने 10 लाख रुपए तक का एक फिक्स डिपॉजिट करके फ्री हेल्थ इंश्योरेंस एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, उनके लिए ये अनाउंस किया। साथ में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उन्होंने गवर्नमेंट ने जो फूड ग्रेन्स है 80 करोड़ बेनिफिशरीज को नवंबर तक देने का अनाउंस किया, और इससे काफी गरीब परिवार जिनके रोजगार नहीं चल रहे थे या कोविड लॉकडाउन के कारण जो अर्न नहीं कर पा रहे थे उनको काफी बड़े लेवल पर रिलीफ मिला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर कुछ मैं आप सबके सामने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो रखना चाहूंगा जो हम लोगों ने कंपाइल की है। यहाँ पर ऐसे कुछ 4 पार्ट में हमने इसको देखा कि इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे यहाँ पर डॉक्टर रेणुका रामाकृष्णन है जो एक सीनियर कंसल्टेंट हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दी। 5000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने काउंसलिंग की, और उस कोरोना में व्हाट्सएप कॉल के थ्रू उन्होंने टेलीमेडिसिन का माध्यम लेके लोगों को इलाज किया। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंट्री सेक्टर की बात करें तो एक खाना चाहिए करके एक ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन इनिशिएटिव था जिसने 70,000 से ज्यादा लोगों को कुक्ड मील जो पका हुआ खाना है वो पहुंचाने का काम किया। ग्राम पंचायत ने बहुत एक्सीलेंट काम किया, जिसमें एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि गुरुग्राम के 13 गांव में ग्राम पंचायत ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया, जिसमें अंदर से कोई बाहर ना जाए, बाहर से कोई अंदर ना कर जाए, उसके कारण वहां पर एक भी केस कोरोना के अभी तक निकल कर नहीं आए। ऐसे ही खारतवाड़ी विलेज जो सांगली महाराष्ट्र का है, अगर उसकी बात करें तो वहां पर 16 महीने तक जो है वो अवेयरनेस कैंपेन पंचायत ने चलाया और टेस्ट करते रहे, जिससे कि वहां पर एक भी केसेस कोरोना के नहीं आए। ऐसे ही अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर कुछ बड़े एफर्ट्स को लेने की कोशिश की है आप सबके सम्मुख, आप सबको जानकारी में भी होगा। ऐसे ही कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो वहां पर टाटा की अगर बात करें तो टाटा ने जो है वो 2,500 करोड़ जो है वो कोविड रिलीफ में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। साथ ही रिलायंस फाउंडेशन ने 5.5 लाख प्लस लीटर ऑफ फ्री फ्यूल टू 14,000 प्लस नोटिफाइड एम्बुलेंस एंड व्हीकल एंगेज्ड इन कोविड-19 सर्विसेज अक्रॉस 249 डिस्ट्रिक्ट इन 18 स्टेट। 18 स्टेट के एम्बुलेंसेस को उन्होंने फ्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का काम किया। सो ये एक बड़े अचीवमेंट है। और अब मैं आपको जल्दी से कुछ आपके 2-3 मिनट में कुछ अच्छी सी हमने जो अच्छे काम हुए हैं उनको वीडियो के माध्यम से भी डॉक्यूमेंट किया है, वो भी आपके सम्मुख दिखाना चाहेंगे। प्लीज वीडियो ऑन करिए। ये पंचायत और इंडिविजुअल एफर्ट्स के बने हुए वीडियोस हैं। जैसे ये जबलपुर मध्य प्रदेश का है, जहां का सूखा गांव ने क्या किया वो आपके सम्मुख है, सुन सकते हैं।
ऐसा नहीं लगता कि पिछले दिनों इस गांव ने बड़ी त्रासदी ले ली। कोरोना की दूसरी लहर में ये गांव भी पूरी तरह से संक्रमण की चपेट में आ गया। 3,000 की आबादी वाले इस गांव में एक साथ 13 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। 2 से 3 दिन के अंदर 6 लोगों की मौत हुई। हालात बिगड़ते देख गांव के पंचों ने कमान संभाली। गांव की पंचायत ने रखे पर गांव के लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया, बल्कि हर जगह को लॉक कर दिया जहां से संक्रमण फैल सकता है। सार्वजनिक जगहों पर ताले डाल दिए गए जहां भीड़ इकट्ठी होने का डर। गांव में बाहरी लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। गलियों में पहरा लगा दिया गया ताकि कोई घर से बेवजह संक्रमण के खिलाफ इस जंग शायद 20 दिनों में जीत कर एक मिसाल पेश कर। ये रायसेन जिले के कीरतपुर गांव के लोग हैं। ये लोग युवा कोरोना वॉरियर्स हैं। दूसरी लहर के दौरान एक युवाओं ने गांव के लोगों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी और आज इनकी वजह से ये गांव कोरोना मुक्त हो चुका है। गाला गांव के लोगों ने भी खुद के अनुशासन और कोविड संबंधी नियमों का पालन करके वायरस को हराया और इसकी शुरुआत जागरूकता फैलाने के साथ हुई। राला गांव की आबादी 6,500 है। ये गांव अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था, लेकिन अब ये गांव कोरोना मुक्त हो चुका है। दूसरी लहर में संक्रमण पर काबू पाने के लिए ग्रामीण स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए। ब्लॉक लेवल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जिम्मेदारी संभाली। राला गांव के लोगों ने संक्रमण काल में जबरदस्त संयम दिखाया। गांव वालों ने खुद से ही लॉकडाउन लगा दिया था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और ज्यादातर दुकानें भी बंद रहती थी। उन्होंने कोविड केयर सेंटर महाराष्ट्र के महान ट्रस्ट ने डेवलप किया और मोर देन 7,500 लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया और इनके यहाँ 86% से ज्यादा रिकवरी रेट रहा इनके पेशेंट्स का। ये सीमा ठाकुर जो हिमाचल से हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान पूरे समय अपनी ड्यूटी दी और ये अकेली ड्राइवर थी, लेडी ड्राइवर थी, जिन्होंने वहां पर जो कोरोना वॉरियर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, सही जगह पर ले जाना, छोड़ना, ये पूरे कोविड के दौरान इन्होंने किया। ये एक मध्य प्रदेश के गांव का है जहां पर आंगनबाड़ी जो आशा वर्कर्स थी उन्होंने काफी अच्छा काम किया, गांव में जागरूकता फैलाई और लोगों को वहां पर जगह जगह जाकर रिलीफ देने का काम किया। आशा कार्यकर्ताओं वैक्सीनेशन की अधिकार किया उठाया ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही ये कर्नाटका की शिमोगा जिले की हैं लेडी, जिन्होंने आशा वर्कर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए वहां पर इनको सरकार के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। इसका साउंड बहुत कम आ रहा है श्रुति, थोड़ा साउंड अगर आप बढ़ा सकते हैं तो प्लीज देखिए। इस तरह के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है और हमारी ये कोशिश रही कि पूरे 1.5 साल के अंदर जो जिस तरह के एफर्ट्स हुए हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा हुए हों या लोकल फंक्शनरीज के द्वारा हुए हों, इंडिविजुअल लेवल पे हुए हों, वॉलंटरी सेक्टर्स के द्वारा किए गए हों, सभी एफर्ट्स को हमने तो एड्रेस इतने कम समय में नहीं कर सकते थे, लेकिन उन सब
के कारण आज जो कोविड-19 में जो जिस तरह से हमें सफलता मिली है और जो मोर्टेलिटी रेट है वो जो कम हुआ है, उन सब में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं समय ज्यादा न लेते हुए मैं हमारे आज के की स्पीकर डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं उनका एक जल्दी से परिचय, आप सब उनको वैसे तो जानते हैं, लेकिन डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, और डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे एक राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विज्ञान के शोधकर्ता कम छात्र, शोध छात्र कहेंगे, पेशे से लोकतंत्र के प्रशिक्षक और संसद सदस्य हैं। डॉक्टर सहस्रबुद्धे मुंबई विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की डिग्री अर्जित की। वर्तमान में डॉक्टर सहस्रबुद्धे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको आईसीसीआर के नाम से भी हम सब जानते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, जिसका उद्देश्य भारत के सॉफ्ट पावर को प्रोत्साहित करना और उसका प्रचार प्रसार करना। डॉक्टर सहस्रबुद्धे जुलाई 2016 से महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं तथा वर्तमान में शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति जो है उसके भी अध्यक्ष हैं। लगभग 6 वर्षों से डॉक्टर सहस्रबुद्धे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर सहस्रबुद्धे रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी जैसी अनूठी संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं, जिसके वो पूर्व में महानिदेशक रह चुके हैं। वह 2012 से 2015 के बीच मुंबई की 2008 साल पुरानी द एशियाटिक सोसाइटी के भी उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मराठी और अंग्रेजी में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पुस्तकें सर ने लिखी है और उनमें से कई सारी पुस्तकों को सम्मानित भी किया गया है, और खुद हम सब सर को एक प्रेरक की तरह देखते हैं और हम सबको आपका निरंतर आशीर्वाद मिलता रहता है। सर आज हमारे बीच में हैं, ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमको हमारे प्रतिभागियों को कोविड-19 एंड इंडिया एफर्ट्स पर अपने जो आपके व्यूज हैं वो शेयर करें, साझा करें। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, सर आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, और यहाँ पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के स्वास्थ्य विषय के जानकार और तज्ञ डॉक्टर सुभाष हिरा जी, बाकी सारे महानुभाव जो इस कार्यक्रम में सहभागी है, कार्यक्रम के संयोजक संतोष गुप्ता जी और सभी साथियों। वैसे स्वास्थ्य एक विशेषीकरण का विषय है, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो एक जनरल कमेंट पैंडेमिक की सिचुएशन, ये जो महामारी का एक बहुत ही भीषण प्रसंग हम सब अनुभव कर रहे हैं, उसके ऊपर करना वैसे कोई उचित भी नहीं, आसान भी नहीं। मगर एक समाज शास्त्र के छात्र के रूप में अगर मैं इसकी ओर देखूं तो मुझे भारत के द्वारा जो प्रयास हुए उनकी कुछ विशेषताएं नजर आती है, जिसको मैंने लगभग 7 शब्दों में आंकने की कोशिश की है, जो मैं मानता हूं कि इसकी विशेषता है। सबसे पहले यह है कि ये महामारी हम सबको, और हम सब में सरकार भी है, जनता भी है, स्वैच्छिक संगठन भी है, हमारे सारे स्वास्थ्य के संदर्भ में काम करने वाले स्वास्थ्य सेवक भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, बाकी सारे लोग हैं। तो इन सबको लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ, इस विषय की गंभीरता का एक बार पुनः करने में ये महामारी का प्रसंग कारगर साबित हुआ है, ऐसा मैं अगर कहूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि विगत लगभग 15-16 महीनों में हमने स्वास्थ्य के बारे में घर में, घर के बाहर, समाचार पत्रों में, प्रसार माध्यमों में, संसद में, सब जगह बहुत गहराई से चिंतन किया है, मंथन किया है। एक बार फिर हमने समझा है कि स्वास्थ्य के विषय में हम जो अनुशेष समाप्त करना चाहते हैं, जो बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं, वो अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। और अब तक ऐसा था कि स्वास्थ्य की समस्याएं किसी एक वर्ग तक सीमित थी, मुख्य रूप में निर्धन वर्ग तक, गरीब वर्ग तक, वंचित वर्ग तक, देहातों में रहने वालों तक, झुग्गी बस्तियों में रहने वालों तक।
but very unfortunately, but factually, if I may say, that this pandemic has proved to be a great leveler. अभी इसने किसी को छोड़ा नहीं है, और बड़े बड़े लोग जो सत्ता पदों पर आसीन थे, ऐसे लोग, जो सामान्य लोग, वैज्ञानिक, बड़े बड़े उद्योगपति, धनवान लोग, निर्धन लोग, सारों को इस महामारी ने अपने चपेट में लाया है। और इसके कारण लोक स्वास्थ्य के विषय में हमारी लापरवाही अब हमें किसी भी तरीके से मतलब लोक स्वास्थ्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उससे विमुख नहीं कर सकती। ये हम सब ने लिया हुआ एक पाठ है, एक बोध है, एक लेसन है, एक हमारी एक सीख, मैं अगर कहूं कि इस महामारी ने हम सबको दी है। तो पहली बात है कि लोक स्वास्थ्य की गंभीरता को सामाजिक दृष्टि से हम सभी ने अब समझा है, शायद पहले से अधिक बेहतर समझा। दूसरी बात है कि लोक सहभाग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के नेतृत्व ने और राज्यों में भी जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी ने, मैं मानता हूं कि विश्व में भी इस विषय के जो भी जानकार है उन सभी ने लोक सहभाग पर काफी बल दिया है कि स्वास्थ्य का विषय और विशेष रूप में महामारी का विषय, ये केवल सरकार के भरोसे हम ये संघर्ष में सफल हो पाएंगे ऐसा विषय नहीं है। ये सहभागिता के अलावा हमें चारा नहीं ध्यान में ला देता, और इसलिए सहभागिता पर जो बल हमारे देश में दिया गया, जिसमें हमारे व्यवहार के लिए कुछ 3 सूत्र ये तो विश्व ने अपनाए, जैसे मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोने की बात आती है तो वो है, तो ये सारे विषय, और सोशल डिस्टेंसिंग ये भी है। तो इन सारे विषयों के प्रति अब छोटे बच्चे से लेकर अनपढ़ मगर बड़ी बुजुर्ग ऐसी किसी औरत तक सब लोग इसका महत्व भी जान चुके हैं। इसके बारे में मैं मानता हूं कि पहले से अधिक अभी उनका व्यवहार जिम्मेदाराना हुआ है। मगर साथ ही साथ सहभाग में केवल ये नहीं है कि हम अपनी चिंता करें, तो सहभाग में औरों की चिंता भी हमें ही करनी होती है, और हमारे व्यवहार से औरों को हानि पहुंच सकती है। ये भी एक सीख इस पूरे महामारी ने हम सबको दी है। जिस पद्धति से वैक्सीनेशन के बारे में भी लोगों में धीरे धीरे क्यों न हो उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है, और लोग उसके प्रति सजग भी होते दिखाई दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये भी लोक सहभाग की ये चुनौती केवल सरकार या केवल हमारी स्वास्थ्य की संरचना झेल पाएगी ऐसी चुनौती नहीं है। ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर काम है। मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कब वैक्सीन लगवाऊंगा, ये सारा जो इस चुनौती के सामने का हमारा संकल्प है वो मैं से शुरू होता है और हम तक पहुंचता है। और इसलिए ये यात्रा लोक सहभाग पर आधारित अब तक रही, आगे भी चलती रहेगी, और सफल होनी है तो सहभाग के अलावा कोई विकल्प हमारे सम्मुख है भी नहीं। तीसरी बात है लोक संवेदना, क्योंकि सहभाग तो ऊपरी या सतही स्तर पर होता है, मगर जब पीड़ा अपने घर के अंदर आ जाती है, घर के ही किसी सदस्य को जब हम कोरोना काल में इस बहुत ही भयंकर बुखार से तड़पते देखते हैं, या कई लोगों की स्थिति सुधरते सुधरते बिगड़ गई ऐसी देखते हैं, कई नौजवान देखते देखते आंखों के सामने और उनका निधन हो गया, इसको समझते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये हमारे अंदर की संवेदना को पुनः एक बार जागरूक करने वाला भी एक अनुभव हम सबके लिए रहा है। अब ऐसा नहीं, मतलब शुरुआती जो दौर था कोरोना का, उसमें ये एक दृष्टि से हमारे घर के 4 दीवारी के बाहर था। अब मैं मानता हूं कि न केवल 4 दीवारी के अंदर आया है, परिवार में आया है, सगे संबंधी सबको इसने चपेट में लिया है। तो संवेदना मैं मानता हूं कि अपने आप इस महामारी के प्रकोप की जो भीषणता थी और जो व्यापकता थी, उसके कारण हम सबके अंदर एक संवेदना का संस्कार भी पुनः एक बार मैं मानता हूं कि एक दृष्टि से स्थापित हो गया है।
चौथा विषय है लोक संरचना, क्योंकि संवेदना के कारण हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है। इस संवेदना के कारण हमें ये पता चला कि वैक्सीनेशन के प्रति लापरवाह रहना कितना महंगा पड़ेगा। और शुरुआती दौर में जब पहला प्रकोप समाप्त होता दिखाई दिया तो लोगों ने टेम्पररी हॉस्पिटल्स जो बनाए थे वो समाप्त किए। जो बाद में दूसरे प्रकोप के बारे में ध्यान में आया कि ये हमने थोड़ा जल्दबाजी की। ऐसे कई अनुभव हमारे सामने आए जो संरचना के बारे में हमें आगाह करते हैं। जैसे दवाइयों की उपलब्धता की बात है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है। और ऑक्सीजन का तो विषय ऐसा था कि ऑक्सीजन उपलब्ध है मगर उसको ढोने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, क्योंकि ये साधन कोई एक रात में निर्माण नहीं किए जा सकते। और इसलिए सरकार ने बड़ी तत्परता से, न केवल सरकार ने, स्वैच्छिक संगठनों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी और अन्य संस्थाओं ने भी उसमें अपना योगदान दिया और संरचना के निर्माण में जो भी ऐन समय पर करना संभव था वो हो गया। आज मैं देखता हूं कि कई जगह आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में लोग अपने अपने पद्धति से अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि प्रसंग जब आता है किसी को बता के आता है, किसी के सपने में आता नहीं कि कल परसों ऐसा होने वाला है। वो कभी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी सन्नद्धता, संरचना में सन्नद्धता भी है, तो ये लोक सन्नद्धता जो है, लोक संरचना जो है, मैं मानता हूं कि इसका चौथा सीखने लायक एक पाठ हम सब ने पाया है। पांचवा है लोक संबल। मतलब मैं अपने समाज के अंदर जो धैर्य की प्रवृत्ति है, जो अविचल रहकर संकट का सामना करने की एक मूलभूत प्रवृत्ति है, उसके लिए मैं निश्चित रूप में हमारे पूरे समाज पुरुष को एक दूसरे से नमन करूंगा, क्योंकि इतना भयंकर प्रसंग आया था। मई महीने की बात मैं कर रहा हूं, अप्रैल और मई महीने में, कि जहां किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और सारी रचना काम में लगने के बावजूद भी ऐसी स्थिति थी कि पता नहीं कि लो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा और कितने लोग इसमें हताहत होने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, नौकरियां गई है, व्यवसाय ठप हुए हैं। ये सारा वायुमंडल हर किसी के मन में चिंता ग्रसित करने वाला था। बावजूद इसके हमारे देश में न कहीं दंगे हुए, न कहीं फसाद हुए, न कहीं लोगों ने पथराव किया। मैं मानता हूँ ये बड़ी बात है। छोटी मोटी घटनाएं डॉक्टरों को परेशान करने की हुई है, जिसकी जितनी निंदा करें हम कम ही है। बावजूद इसके एक जो उद्रेक होता है जनता की भावना का, वो उद्रेक करने से हमने का मतलब है कि समाज पुरुष ने अपने आप को परावृत्त किया, वो नहीं होने दिया। ये भी मैं मानता हूं कि हमारे कुल मिलाकर लोक संबल का परिचय है, जिस धीरज के साथ, जिस शांतिपूर्वक और सहनशीलता के साथ, टॉलरेंस के साथ लोगों ने इस बड़ी भयंकर आपदा का सामना किया है, वो भी मैं मानता हूं कि हम सबके लिए एक अच्छा उदाहरण है, जो हमने सोचना चाहिए, स्वीकारना चाहिए और उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो विशेषता है, उसको समझना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में जो अच्छा होता है उसका हमें एहसास ही होता है। जो गलतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उसकी तो बहुत चर्चा होती है, मगर अच्छाइयों की चर्चा होती नहीं। ये जो लोक संबल हमने जिसका अनुभव किया, ये हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण बल स्थान है, ऐसा मैं मानता हूँ। छठवां पहलू है लोक सुरक्षा, और वो वैक्सीनेशन से शुरू होता है कि ये जो सुरक्षा की व्यवस्था है, और अच्छी बात है कि हमारे देश में इस वैक्सीन का निर्माण हुआ। उसके प्रति सरकार ने पहले राज्य सरकारों के कहने पर एक दिशा अपनाई थी, फिर राज्य सरकारों ने दूसरी दिशा अपनाने को कहा, तो सरकार ने लचीलापन दिखाते हुए दूसरी दिशा भी अपनाई। मगर लोक सुरक्षा के प्रति सरकार और समाज दोनों सजग है, इसका एक परिचय है। अभी देहातों में वो वायुमंडल रहा नहीं है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।
अब सब लोग ये मानकर लगभग होगा 5-6% अभी भी कुछ हेजिटेशन होगा, जरूर होगा, मगर लगभग लोगों ने ये माना है कि इसके अलावा हमारे साथ हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है। और इसलिए लोक सुरक्षा के लोगों ने अपनी सुरक्षा, अपने घर के बुजुर्गों की सुरक्षा, छोटे बच्चों की सुरक्षा, इस सब के प्रति एक सजगता जो पाई है, मैं मानता हूं कि ये लोक सुरक्षा का छठवां पहलू है। ये भी हमारे समाज की ताकत का परिचायक है। अंत में मैं कहूंगा कि ये सारी बातें हम सबके मिले जुले संकल्प की ओर अंगुली निर्देश करती है, संकेत करती है। तो ये एक संकल्प है, ये संकल्प किसी ने किसी को दिया नहीं है, किसी ने अपने अपने देवता के सम्मुख वो संकल्प किया नहीं है, मगर हर किसी के मन में यह है कि हम डट खड़े रहेंगे, चुनौती है मगर हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारा देश, हमारा समाज ऐसे कई परिस्थितियों से इसके पहले भी गुजरा। और डॉक्टर हीरा जैसे जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं कि बराबर 1 शताब्दी पहले हमारे देश ने स्पेनिश फ्लू का सामना किया था, उसके पहले प्लेग की महामारी देखी थी। हाँ, ये बात सही है कि विगत कुछ दशकों में इसका अनुभव हमें नहीं आया था, मगर अब जब इस महामारी का संकट चारों ओर मंडरा रहा है और अभी भी वो समाप्त नहीं हुआ है, तो सावधान रहते हुए, सजग रहते हुए, संकल्प को किसी भी तरीके से और लचीला न बनाते हुए या उसमें कुछ ढील देने की बात न करते हुए हमें डट कर खड़ा रहना है। हम खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे भी। मैं मानता हूं कि आज समाज विज्ञान की दृष्टि से जब मैं ये पूरे लगभग 16-17 महीनों की ओर देखता हूं, तो लेने लायक ये एक संदेश मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगता है, जो मैंने आपके साथ साझा किया है। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक मूल मंत्र समाज में जाने के लिए आज आपने रखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने बहुत सर अच्छी बात कही है कि लोक संभाग में जो मैं की भूमिका है, मेरा रोल क्या है, मेरा दायित्व क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम सभी को इस बात को समझना पड़ेगा कि इतने बड़े देश में अगर मैं जागृत हो गया तो बहुत सारी चीजें अभी तक जैसे हमने अपनी सॉल्व की है वो और अच्छी की जा सकती हैं। सर, आप ने अपना कार्यक्रम में आप आए, आपने अपना समय दिया, इन सब के लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में एक बहुत ही आध्यात्मिक गुरु दीदी माँ जुड़ी हैं, जिनका मैं परिचय कराते उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। परम शक्ति पीठ एवं वात्सल्य ग्राम की वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ हैं। आप सब उन्हें विश्वविख्यात आध्यात्मिक विभूति के रूप में हम सब उन्हें जानते हैं। दीदी माँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के शिखरों पर पहुंचने के बाद भी आपने जगत के प्रति अपने उत्तरदायित्व से कभी मुंह नहीं मोड़ा। सत्य, सनातन धर्म और राष्ट्रीयता के प्रति एक लंबा जन जागरण आपने भारत सहित सारे विश्व में किया है। समाज के सहज स्नेह से वंचित रह गए नवजात बच्चों और जो बहनें जो समाज से उपेक्षित एवं वृद्धा माताओं के साथ आपने वात्सल्य ग्राम, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, वात्सल्य परिवार का एक साकार रूप हम सब के सम्मुख रखा है, जिसमें सारे विश्व ने एक अनूठी सामाजिक व्यवस्था का दर्शन किया है। देश के अभावग्रस्त परिवारों को भी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए देश के अनेक राज्यों में आपकी संस्था परम शक्ति पीठ द्वारा शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों का निःशुल्क संचालन किया जा रहा है। दीदी माँ का विचार है कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित हरि लीलाएं, जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो एक सिर्फ कहानी मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे वर्तमान जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। कथाएं हमारे जीवन का धर्ममय बनाती हैं। पूज्य दीदी माँ जी का सानिध्य ने देश विदेश के लाखों लोगों को जीवन जीने का उद्देश्य दिया है। उनके पावन प्रवचन जीवन के कठिन समय में संबल बनाने में विशेष योगदान देते हैं। मैं दीदी माँ का एक विशेष उदाहरण आप सबके सम्मुख जल्दी से चर्चा कर रहा हूँ। ये वात्सल्य ग्राम एक अलग कंपोजिशन
है। एक परिवार, एक जो संयुक्त परिवार का एक जो आज के समय में जो भारत की जो पहचान है, जो परिवार, उसमें ये जो जितने भी ऐसे अनाथ बच्चे जिनके सर पर छत्र नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे और ऐसी माताएं, बहनें और वृद्धा माँ, उन सबको वो परिवार में वात्सल्य ग्राम में रखती हैं और वो एक ही परिवार, एक छत के नीचे मौसी, नानी, ऐसे 5 बच्ची महिलाएं और 2 बच्चे रहते हैं। एक ऐसा परिवार बनता है 7 लोगों का, जो एक अलग उदाहरण है और जिसमें जो परिवार का जो रस है वो सारा आपको वात्सल्य परिवार के अंदर देखने में मिलता है। इसी तरह जो दीदी माँ का जो वात्सल्य शिक्षा अभियान है, उसमें उन्होंने गुरुकुल की जो पद्धति है उसको अपनाते हुए उसमें इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन के, उनको भी लाए हैं, जिससे कि जो आधुनिक, जो एसेंट और मॉडर्न जो एजुकेशन है, वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन सके। और ये वात्सल्य शिक्षा अभियान में आपको देखने को मिलेगा। आप कभी सभी को आप मौका मिले तो वृंदावन जाइए और वात्सल्य ग्राम और वात्सल्य शिक्षा अभियान को देखिए नजदीक से, आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए दीदी माँ को आमंत्रित करूंगा। पूज्यनीय दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी, आप प्लीज आइए और हम सबको अपने आशीर्वचन से अनुभूत करिए। साध्वी रितम्बरा जी। आदरणीय संतोष जी और आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर हीरा जी, मैं आज आप सबकी मूर्धन्य लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और लगातार मैं यात्रा में थी पर आप सबको सुन रही थी। अभी रास्ते में कहीं रुककर अपनी बात कहने का प्रयास करती हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने जो है वो बताया कि जो भारत का विचार है, जो भारत की जीवन पद्धति है, जो हम सब लोगों का प्रकृति के साथ जुड़कर और उसमें परमात्मा सत्ता को देखने का हमारा दृष्टिकोण है, उसने बहुत हद तक हमारा इस विपत्ति के काल में सहयोग किया। देखिए, जो पुरखों की, पूर्वजों की प्रसाद होता है ना, वो विचार के रूप में होता है, और विचार जब आचरण में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, और फिर वो जो है उसको जो है हम देखते हैं कि कैसे वो हम विपत्ति के काल में भी हम धैर्य बना के रख सकते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है और कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, गले लगाते हैं, दुख से ना कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं, खम ठोंक ठेलता है जब नर, तो पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। हमने देखा है भारत के अंदर कि जो बुरी से बुरी परिस्थितियों में, जैसे अभी विनय साहब कह रहे थे कि जो समानुभूति होती है कि भाई वो गया दुकान पर और ऐसे छोटे कुत्ते के बच्चे को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो पैर से लंगड़ा है, और वो व्यक्ति उसको कह रहा है कि भैया ये बेचने के लिए नहीं है, ये तो ऐसे ही है, बेचारा चल ही नहीं पाता। और वो लड़का बच्चा कह रहा है नहीं मुझे इसी को लेना है। और जब वो उसको लेके चला तो दुकानदार देखता है कि वो लड़का स्वयं लंगड़ा के चल रहा। समानुभूति, मेरा दर्द, मेरा दुख, वो जब मैं उस दुख की निहाई से गुजरता हूं ना, तो मुझे दूसरों की पीड़ा का बोध हो जाता है। हमारा अध्यात्म कहता है कि कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। 7 स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई, जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगह योग से समझो, मैं संयुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे
मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। वो भारत का मूलभूत चिंतन का आधार है। चराचर सृष्टि में उस परम सत्ता का दर्शन करना, अपने आप के सुख के लिए औरों को सुखी करने का प्रयत्न करना, वो हमारे मूलभूत आधार है, हमारे धर्म का, हमारे सनातन का, हमारी संस्कृति का, हमारे चिंतन का। विपत्तियां आई, घोर विपत्ति आई। अभी आप देखिए कि कौन था जिसने प्रतीक्षा की कि राज्य व्यवस्था करे। राज्य व्यवस्था करता है, शासन प्रशासन व्यवस्था करते हैं, और अद्भुत व्यवस्था हुई, बड़ी त्वरा से हुई, बड़ी बड़ी त्वरा से कदम उठाए गए। लेकिन राष्ट्र ने भी अपना काम किया, राज्य अपना काम करता रहा, और राष्ट्र यानी देश में रहने वाले देश के नागरिक, उनके पास जो था जैसा था। जब पहली वेव आई तब हमने देखा था कि कैसे श्रमिकों की टोलियां सड़कों पर निकल गई थी अपनी संतानों को कंधे पे लाद, और कैसे पूरा समाज उनके भोजन की व्यवस्था में अपने को तन्मय कर रहा था। हमने सारा संसार, शायद सारे संसार के लिए एक बड़ा उदाहरण होगा कि कैसे जब विपत्ति आती है तो ये राष्ट्र जागृत हो जाता है। ये राष्ट्र एक व्यक्ति की तरह नहीं, एक समष्टि की तरह कार्य करने लगता है, और कैसे सेवा करते 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 व्यक्ति का अहम विसर्जित हो जाता है और उसका वयम जागृत हो जाता है। कैसे कैसे हम सब जानते हैं कि अकेले हम कागज हैं मिल जाएं तो किताब है, अकेले हम धागा है मिल जाएं तो चादर है, अकेले हम ईंट है मिल जाएं तो इमारत है, अकेले हम बिंदु है मिल जाएं तो सिंधु है, अकेले हम अहम है मिल जाएं तो वयम है, और अकेले हम आत्मा है मिल जाएं तो परमात्मा है। ये हमें शिक्षा देनी नहीं पड़ती, हमारे रक्त में है, ये हमारे खून में है। ये विपत्तियां हमें झंझोड़ती हैं लेकिन हमें जगा जाती हैं, और जग के हम सदकार्यों में लग जाते हैं। कोरोना के इस पूरे काल में बहुत सारे अनुभव आए, सारे ऐसा भी सेकंड वेव में हमारा ऐसा स्वरूप दिखाने की, या फिर कुछ तो तिल होता है तभी तो ताड़ बनता है कि कोई मजबूरी का किसी का फायदा उठाए और कोई विपत्ति में ही पैसे कमाने की सोचे। इस तरह के कुछ कुछ घटनाएं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो समाज का शरीर नहीं है, तो समाज के शरीर पे निकली हुई कोई फुंसी, कोई फोड़ा है, और उस फुंसी और फोड़े के कारण पूरे शरीर की निंदा करना ये कभी भी उचित नहीं होता। हमने जिस तरह की स्थितियों में इन सारी विपत्तियों से हम पार गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम। मैं एक बात का और निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई आपके द्वारा पता चला कैसे कितनी कितनी, देखिए आंकड़ों की जब बात आती है तो बड़ा व्यामोह पैदा होता है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से जब तथ्यों को सामने रखा जाता है तो बड़ी आंखें खुलती हैं। संतोष जी, आपके माध्यम से जिस तरह ये सारा प्रस्तुतिकरण हुआ है कि कैसे कैसे जागृति हुई, कैसे कैसे कदम उठाए गए, फिर उनका सुपरिणाम आया, और हम लोग तो मानते हैं कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। तो ये, और हर व्यक्ति अपनी जगह जहां पर है उसकी भूमिका, और कहीं ना कहीं तो हमारे रक्त में है ही ना कि कोई भी देश अपनी भूमि से महान नहीं होता, नागरिकों की भूमिका के कारण महानता के शिखरों को छूता है। तो मेरी व्यक्तिगत भूमिका, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, अगर थर्ड वेव की बात हो रही है, अगर मेरा व्यवहार निरंकुश होगा, मेरा यानी मेरे पूरे समाज का व्यवहार निरंकुश होगा, अमर्यादित होगा, मनमानी होगा, तो हम एक बड़ी विपत्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। लोग कहते हैं होगा या नहीं होगा, ये तो हमने तय करना है। हम निश्चित करें कि नहीं होना चाहिए, और नहीं कैसे नहीं होना चाहिए, उसके लिए मुझे मेरे आचरण की मर्यादा को निश्चित करना पड़ेगा। और हमारे देश में तो ये हमारे धर्म ने कहा कि तन परिश्रमी हो, मन संयमी हो, और बुद्धि स्थिर हो, हृदय करुणा से भरा हो, अहम का विसर्जन जो है वो अहम ऐसा हो जो है अभिमान मुक्त हो, तो बात कैसे नहीं बनेगी। लेकिन हम देखते हैं कि
हम कई बार मन से संचालित होते हैं, इंद्रियां हमें भगा के ले जाती हैं। एक जना रसगुल्ला निचोड़ के खा रहा था, तो हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले दीदी माँ डायबिटीज है, मेरा दोस्त तो ना गुलाब जामुन गर्म पानी से धो के खाता है। तो मैंने कहा भैया डायबिटीज है और फिर ये कर रहे हो? इसका अर्थ ये है कि इंद्रियां जिधर ले जा रही हैं, मन सहित बुद्धि सहित सर्वस्व जो है, अस्तित्व जो है पूरा, वो व्यामोहित होकर, मोहित होकर, भ्रमित होकर आकर्षित हो गया है ना। और अगर हम भीतर से जागृत हैं तो हमें पता है कि ये मेरे लिए करणीय नहीं है, ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो उचित अनुचित सत्य असत्य का विचार ही तो हमें मनुष्य बनाता है। तो हम क्या मनुष्य हैं? मनुष्य हैं तो फिर मर्यादित जीवन होना चाहिए। हमें तय करना चाहिए कि प्रारब्ध हम बनाते हैं, हमारे कर्मों से हमारी किस्मतें बनती हैं, और राष्ट्र का भी प्रारब्ध होता है, पूरा समाज मिलकर उसको तय करता है। तो हम निश्चित करें। अभी चर्चा चल रही थी, आदरणीय विनय जी ने कहा कि भाई इतनी विपत्ति आई और आर्थिक तंगियां भी आई, पर विप्लव नहीं हुआ हमारे देश में। हम धैर्य जानते हैं, हमें तो अंगारों पे चलना आता है, हम तो घास की रोटियां खा के भी जिंदा रहना जानते हैं। हमें पता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को जीने वालों ने कभी सुख नहीं पाया, कभी तृप्ति नहीं पाई। हाँ, किसी कबूतर की पीड़ा को अनुभव किया और उसके लिए अपने अंग प्रस्तुत कर दिए। इस देश में दधीची जैसे महापुरुषों ने अपनी हड्डियों को उसके लिए समर्पित कर दिया। अब इतने बड़े गडरिये के उस रेवड़ के पीछे पीछे एक लंगड़ाता हुआ मेमना, उसके पैर के अंदर लगे हुए कांटे को, उसकी पीड़ा को देखा तो बुद्ध के आंखों से अश्रुपात होने लगे। गडरिये ने कहा महात्मन, एक 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 मेमने की पीड़ा नहीं आपसे देखी जाती? उसके पैर में कांटा ही तो लगा है। आपको मालूम है ये सारे के सारे जानवर बिंदुसार राजा की पुत्रेष्ठी यज्ञ में होम कर दिए जाएंगे। तो उस बच्चे को लेके, मेमने को गोद में लेके बुद्ध उस रेवड़ के पीछे 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 और बिंदुसार सम्राट के राजभवन में जाके खड़े हो गए और सम्राट की आंखों में आंखें डाल के बोले कि राजा तुझे पुत्र चाहिए, तुम्हें पुत्र चाहिए, तो फिर ऐसा करो, इन सारे जीवों को छोड़ दो और इनकी जगह मेरी बलि दे दो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से 9 महीने बाद मैं तुम्हारी साम्राज्ञी के पेट से पुत्र बन के जन्म ले लूंगा। सम्राट बिंदुसार उनके चरणों में गिर गए, बोले महात्मा मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की शरण चाहिए। तो आप ये देखो कि इतनी पीड़ा द्रवित करती है और करुणा से चित्त भर जाता है। ये हमारा भारत जो है, इसने सदैव इन सब चीजों को जिया। वांग्मय क्या होता है संतोष जी? जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारी कथाएं हैं, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे महापुरुष हैं, उनका चिंतन हमें संवेदना देता है, संवेदनशील मनुष्य बनाता है। फिर हम कभी कर्तव्यों की बातें करने से नहीं चूकते, अधिकारों की प्यासी लिप्साएं हमें प्रभावित नहीं करती। आप दुनिया में देखो, मानवीय अधिकार, मानवीय अधिकार, मानवीय अधिकार की बातें होती रहती, पर हमारे भारत ने हमको क्या दिया? मानवीय कर्तव्य, कर्तव्य का बोध, और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए बोधपूर्ण दैविक बुद्धि, सदा हुआ आचरण। यही तो हम बचपन से अपने माता पिताओं से, अपने गुरुजनों से सुनते रहे। मैं अभी विचार कर रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी विपत्ति में ना बहुत सलाहें देते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो पता चला वो सागर में एक पंछी के बच्चे डूब गए। तो पंछी ना चोंच से सागर के पानी को भर के बोले, मैं सागर तुझे सुखा दूंगा, मेरे बच्चे तुम डुबो रहे हो। तो वो उस पंछी को जब ये करते देखा तो दूसरे पंछी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुमसे सागर सूख जाएगा बोला। तो वो पंछी बोला, सलाह मत दो, साथ दो। और जैसे ही उसने ये कहा तो दूसरा पंछी भी लग गया, फिर तीसरा भी लग गया, हजारों पंछी सागर सुखाने में लग गए। तो पता चला कि गरुड़ राज, पक्षी राज, गरुड़ भी आ गए। तो भगवान ने पूछा, गरुड़ कहाँ जा रहे हो? बोले सागर सुखाना है। भगवान बोले, सागर सुखाओ पाओगे तुम लोग?
सभी पंछी मिलकर, तो गरुड़ बोले प्रभु सलामत दो, साथ दो। और फिर अगर भगवान का साथ हो तो फिर बताइए कोई समस्या रह सकती है। इसी तरह भारत ने एक दूसरे के प्रति, भारतवासियों ने जो है साथ दिया। कोई किसी पेशेंट को लेकर भागा और किसी ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, किसी ने भोजन की व्यवस्था की। अगर कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए दवाइयों की कालाबाजारी की, तो कुछ लोगों ने दवाइयां खरीद कर जो है मरीजों को देने के लिए अपने घर तक बेच डाले। ये सारे दृश्य हमने भारत में देखे। इसलिए भारत भूमि, हे भारत भूमि तू अद्भुत है, तेरी मिट्टी का सौंधापन अद्भुत है, और ये त्याग और प्रतीक्षा और ये करुणा से भरा हुआ तेरा प्रवाह हमें मनुष्यत्व बनाता है, हमें मनुष्यता के शिखर पर खड़ा करता है। मैं समझती हूँ कि वायरस ये जो आसपास है हमारे, कभी भी जो है विकराल रूप धारण करेगा जैसे ही हम निरंकुश आचरण करेंगे। इसलिए जैसे अभी लगातार डॉक्टर साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क जरूरी है, वैक्सीनेशन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, वैक्सीनेशन के बाद भी छोटी जगह पे इकट्ठे होना ये उचित नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद भी बार बार हाथ धोना आदत का हिस्सा बनना चाहिए। हम तो संतोष जी बीच में बिगड़ गए, नहीं तो हमारे यहाँ तो हाथ पैर धोए बिना घर में प्रवेश नहीं होता था। हमारे चप्पल जूते कभी घरों के भीतर आते नहीं थे। दियों के साथ जगर मगर करते हमारे घर आंगन, गाय के घी की जोत से महकते हुए हमारे मंदिर, हमारे द्वारों की अल्पना रंगोली, प्रातः सूर्य हमें जगाए ऐसा कहाँ होता था, सूर्य को हम जगाते थे। इसलिए भारत के भाग्य का सदैव उदय होता रहा। रात्रि को समय पे सोना, प्रातः काल जागना, प्राणों का संयमन कर लेना, मर्यादित जीवन जीना, शुचिता से भरा पवित्रता का भोजन, पर पवित्र कमाई से कमाया हुआ भोजन, यही तो हम भारतीयों का चिंतन रहा। किसी का कर्ज लेके नहीं सोना, यही तो हमारे संतों की हमको दीक्षा रही कि अगर झोपड़ी में भी हो पर अपनों के साथ प्यार में हो तो फिर तुम्हारे जैसा स्वर्गीय सुख किसी को नहीं है। राजमहलों में भी हो पर हताश हो, अकेले हो, चार को तुम अपना बना नहीं सके, तो फिर क्या है तुम्हारी जिंदगी का अर्थ? यही देशना। और चाहे किसी भी तरह की विपत्ति आए, विपत्ति तो कभी भी आएगी। जब तक शीशे का घर है तब तक पत्थर का डर है, जब तक कांस की झोपड़ी है तब तक आग की ज्वालाओं का भय बना ही रहेगा। शरीर है तो फिर मृत्यु काल बन के सर पे मंडरा ही रही है। लेकिन उस काल के तांडव को देखकर भी जिंदा रहना और जिंदा रखने का संकल्प, ये शिव संकल्प होता है। और इस शिव संकल्प को जब हम धारण करते हैं तो उसे पूरा करने की सामर्थ्य साधना से आती है। मैं सोचती हूँ ऐसा ही पवित्र, ऐसी ही शुद्धता, चाहे वो शरीर की शुद्धता हो। आप देखिए, मैं इस विषय को सार्वजनिक नहीं बोल सकती, बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए कोरोना के काल में कि भाई बुखार चढ़ा हमको। हम जब कोरोना काल में थे हमें लगा कि हम क्या कर सकते हैं अपनों के लिए, क्योंकि किसी की मृत्यु हो रही है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दीदी माँ क्या होगा। मैंने सोचा मैं ब्रह्म यज्ञ करूं, अनुष्ठान करूं, निर्जल व्रत प्रारंभ कर दिए। मेरे को बुखार चढ़ा तो मुझे समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो हो गया है, लेकिन उसके लिए फिर उपवास भी एक रास्ता है। मैं सबको ये सलाह नहीं देती, लेकिन योग है, आयुर्वेद है और उपवास, यानी जठराग्नि को आपने भोजन पचाने से मुक्त कर दिया तो वही जठराग्नि आपके रोग को पचा जाती है। ये भी तो हमारे ऋषि महापुरुषों का प्रसाद है जो हमको प्राप्त हुआ, और वो जीवन पद्धति है हमारी। तो भारतीयों का जो जीवन व्यवहार है वो सारे विश्व को इसका प्रसाद मिलना चाहिए। लेकिन संतोष जी, कभी कभी मैं आश्चर्यचकित होती हूँ, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूँ, हम दुनिया को बदल रहे कि हमको बदल रही है दुनिया। हमारे पास तो इतनी बड़ी संपदा थी, आचरण की, व्यवहार की, भोजन की, शुचिता की, हृदय की शुचिता की, तन पवित्र, मन पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा
हम एक से और निश्चिंत, इतने निश्चिंत। एक का घोड़ा खो गया तो वो जो है लड्डू बांट रहा था। किसी ने कहा भैया लड्डू क्यों बांट रहा है? बोले मेरा घोड़ा खो गया। अच्छा, बोले घोड़ा खोने के भी लड्डू बांटे जाते हैं? बोले अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता ना, मैं बच गया, इस खुशी में लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व लुटने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ये वो तत्व ज्ञान है जो भारतीयों की धरोहर है। इसीलिए समय रहते हमें जागना भी है, उस संपदा से संपन्न भी होना है। मैं अक्सर कहा करती हूँ संतोष जी के सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आवाज रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। और पता है संतोष जी, हम निकले प्रातः काल 5 बजे से मैं यात्रा कर रही हूँ। मार्ग में जंगल आया, मेरे साथ वात्सल्य की बहुत सारी पुत्र हैं, बच्चे हैं मेरे साथ। तो वो अब हम फंस गए एक पहाड़ी में, तो नेटवर्क रहा ही नहीं। मुझे लगा मैं आपके साथ संपर्क में आऊंगी नहीं, पीठ में भी इतनी पीड़ा हो रही थी इतनी लंबी यात्रा से। और जैसे ही मेरी बारी आई ना संतोष जी, तो आप देखो कि कैसी ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है। मुझे इतनी सुंदर जगह मिली है, ठाठ से बैठकर आपसे बात कर रही हूँ आपके माध्यम से। तो क्या है ये वो व्यवस्था है जो हम नहीं कर पाते, पर नियति करती है, विधि कर देती है, विधान कर देता है, ईश्वरीय सत्ता कर देती है। तो उसके ऊपर जब हम भरोसा करते हैं ना, तो हमें निर्भयता आती है। बहुत बार तो बीमारी हावी हो जाती है भय के कारण, और निर्भयता हमारे अंदर जब होती है, और निर्भयता तो ईश्वर पे भरोसे के अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकती। लोग पूछते हैं मरने के बाद क्या होगा, तो हम हंसते हैं कि ये मत पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। हमारे प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और ये जो प्रकृति कर रही है, ये थोड़ा मुंह पे चपेट मार रही है, जैसे माँ नाराज हो जाए तो थोड़ा थप्पड़ मारती है कि संभल जाओ, सुधर जाओ, मर्यादित जीवन जियो। माँ की छाती का दूध पीना तो अच्छा होता है, पर खून पीना अच्छा नहीं होता। और जब जब मनुष्यता अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करेगी, ऐसी विपत्तियां सामने आएंगी। हमारे कर्म का फल है ये, जो सामूहिक है। ग्लोबलाइजेशन है, कोई भी कहीं भी कुछ करेगा, उसका भोग सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए सारी मनुष्यता को जो है वो इस भाव के साथ जीना होगा कि मेरा प्रकृति और सृष्टि के प्रति एक कुछ कर्तव्य बनता है। पाना ही नहीं है, देना भी है। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए हम जो है किसी भी तरह किसी भी स्थिति में हो, अपने धैर्य के साथ आने वाली विपत्तियों का आकलन करके अपने आचरण की मर्यादा के साथ, और जो एफर्ट पुट हुए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य और राष्ट्र के द्वारा, वो सचमुच वंदनीय है। संतोष जी, आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मिली मुझे। डॉक्टर साहब, हीरा डॉक्टर साहब के उनकी वाणी सुनने का अवसर मिला। अभी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, उन्होंने कितना अद्भुत विषय कि वो संवेदना और फिर संरचना और फिर संबल, हम सबके अंदर की शक्ति कैसे जागृत होती है, वो अद्भुत होता है। और वो सब कुछ कल्याणकारी है। बुरे हालात और परिस्थितियों के बीच में भी कुछ ना कुछ सबक सीखते हैं हम लोग। पत्थर जो चोट खा के टूट गया, कंकर बन गया, पर पत्थर जो चोट को सह गया, शंकर बन गया। समाज निखरेगा, इन परिस्थितियों से बाहर आएगा, हम पुनः स्थिर होंगे, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य दृष्टि से, प्रसन्नता की दृष्टि से। मैं आप सबको बहुत बहुत वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मेरा ये विषय तो नहीं था, कुछ
समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ जी। इतने सारे मूर्धन्य विज्ञ जनों के बीच में बैठकर आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए संतोष जी आपको धन्यवाद देती हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम। मैं अभिभूत हूँ आपके आशीर्वचन से, और मैं थोड़ी देर के लिए, मैं सही मन से बताऊं तो मैं शून्य में चला गया था। मैं सुन के मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं देश भर से, उनको भी बहुत एक नया अनुभव मिला होगा। और दीदी माँ, आपको बुलाने के पीछे जो इस कार्यक्रम में आपको मैंने निवेदन किया था, लाना चाहता था, वो यही इसका पर्पस था कि जो आज आपका आशीर्वचन प्रसाद के रूप में समाज को मिला है, सुनने को मिला है, ये सब हम सब इसके लिए सौभाग्यशाली हैं। और कहते हैं ना, आपने जो कहा कि जो व्यवहार है वो हमारा, हम हैं, जो मैं हूँ, जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं एक हम सब के बीच में है। और इसी व्यवहार में ये जो बातें हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन आप सब के माध्यम से जो हम सब के मन में आती है, इसको कैसे मजबूत करना है, इस पे कैसे काम करना है। और जो आज महामारी और जो विपत्ति आई है, उसको लेकर सबको मिलकर आपने अपने इस छोटे से पूरे आशीर्वचन में बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर मैं उसका साइंटिफिक तरीके से कहूं तो आपने महामारी में कैसे संयमित रहना चाहिए, अपने जो जो कहते हैं ना, अभी डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि कोविड बिहेवियर जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो आपने अपने आशीर्वचन में आपने उस संयम की बात की है। आपने जो पूरे जो नेचर है उसको कैसे बचा के अपने आप को उसके साथ समाहित करना है, उस पे आपने बात की है। आपने लोगों को मन को कैसे मजबूत करके आगे बढ़ना है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, या जो ये अभी वर्तमान स्थिति है, उसको देखते हुए उसमें से कैसे उभरना है, इन सब बातों पे आपने सबका मनोबल बढ़ाया है और आपने एक बहुत नई दिशा दी है। हम सब इसके लिए आपके आभारी हैं, और आपको दिल से, हृदय से आपका आभार भी प्रकट करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, अपने रास्ते में रुक के हमारे बीच में आई, इन सब के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हम सब ने आपको सुना है। अभी हमारे बीच में दीदी माँ ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको कैसे आगे अपने लाइफ को ले जाना है, कैसे संकल्प लेना है, हर परिस्थिति में कैसे निकलना है, इन सब के बारे में बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब को ये बातें अच्छी लगी होंगी और इनको अपने जीवन में आप उतारेंगे। सिर्फ सुन के आज भूल नहीं जाएंगे, आने वाले समय में भी आप इस पे काम करेंगे। आज अब हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में है। मैं हमारे सहयोगी समुद्र नस्कर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव, वोट ऑफ थैंक्स हम हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं, स्पीकर्स थे, उनको और हमारे सभी प्रतिभागियों के सामने रखें। समुद्र नस्कर जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा साझा किया गया ज्ञान वास्तव में मूल्यवान है तथा निश्चित रूप से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। मुझे यकीन है कि ये इस सेशन के द्वारा हम सभी लोग जागरूक हुए और कोविड के खिलाफ उचित नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित हुए। With this now, on behalf of ISRN, our members and supporting organization, I would like to extend my deep regards and thanks to our eminent speaker, Dr. Vinay Sahasrabudhe, MP Rajya Sabha, President Indian Council for Cultural Relations. Thank you, sir, for the valuable information you have shared with us on our government's response to COVID-19. I am sure our audience have appreciated the details you have shared today about the role of governance in combating COVID-19 and government efforts at global platform. दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी, फाउंडर परम शक्तिपीठ एंड वत्सलाग्राम, मैं दीदी माँ जी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने व्यस्त दिनचर्या के बीच अपने महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया। इस कोविड महामारी के चलते हमारे जीवन से जुड़े सही और मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताया, निजी और व्यावसायिक जीवन में सही संतुलन बनाए रखने के बारे में जानकारी दी ताकि हम सभी सुरक्षित रह सके। दीदी माँ जी द्वारा दी गई जानकारी हमारे जीवन के लिए काफी लाभदायक है। कोविड महामारी ने जिस तरह से हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जीवन में सही संतुलन का होना बहुत जरूरी है। हम सभी सुरक्षित है जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे। I would also like to extend a special thanks to Dr. Subha Shira, MD, MPH,
Professor of Global Health, University of Washington, for moderating the session and providing valuable support to the entire series. I would also like to thank our program partner, SPG, Chopal, Nagrik Foundation, Sadbhavna Gramin, Vikas Sansthan, Jan Kalyan Parishad, Sarguja Kanotya Association, Nalini Foundation, academic partner, Central University of Jharkhand, and our outreach and media partner, Dainik Bhaskar, for their support to this session. I would like to thank Dr. Diksha Yadav for her valuable contribution in this series. She is associated with ISN as a volunteer. Lastly, I would like to thank our CEO, Mr. Santosh Gupta, our team, Ms. Shruti Sharma, Ms. Rupal, Mr. Aman, Ms. Udita, and others too, for their hard work, and most importantly, thanking our participants without whom the session would not have been a success.